हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन अकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम और नॉर्मलिटी के ऊपर। ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट्स इस टॉपिक पे और नहीं रहेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ग्राम इक्विवेलेंट को समझना, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को बिना समझे आप नॉर्मलिटी को अच्छे से समझ ही नहीं पाइएगा। फॉर्मूला वगैरह बहुत आसान होता है, मतलब अगर हम आपको बोर्ड में फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा करके एक दो क्वेश्चन करवा देंगे तो शायद आपको समझ में आ भी जाएगा और आप कर भी लीजिएगा, लेकिन जो एक फील होता है ना एक टॉपिक पे, वो आपको नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फील कर पाए और चीजें बेहतर तरीके से समझ पाए, इसलिए हम आप लोग के लिए एक ऐसा आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे जिससे आप पूरी तरीके से नॉर्मलिटी और पीपीएम को पकड़ पाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए, पीपीएम पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे मिलियन वर्ड यूज हो रहा है, देखिए मतलब हम ये जो कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम, इसका यूज उस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए करते हैं जो बहुत ही डाइल्यूट होता है। बहुत डाइल्यूट होने का मतलब है कि उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो एकदम ट्रेस अमाउंट में होगा, ना के बराबर। ना के बराबर का मतलब होता है कि वहां पे जो आपका सॉल्यूट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इतना कम होगा सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मिलियन में एक पार्ट होगा सॉल्यूट का, मतलब मिलियन पार्ट्स का एक पार्ट किसका होगा, सॉल्यूट का। मिलियन मतलब समझ रहे हैं ना, 10 लाख। 10 लाख का एक भाग कौन है, उस सॉल्यूशन पे सॉल्यूट है। तो उतना जब कम अमाउंट होगा तो उस प्रकार के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं पीपीएम को। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोर्ड देखिए ज्यादा समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन। आप सभी को पता है 1 लीटर का मतलब ही होता है आपका 1 केजी। 1 लीटर का मतलब ही होता है 1 केजी। 1 लीटर सॉल्यूशन पे का मतलब होता है 1 केजी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए पीपीएम का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय, पर कितना पे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम पर मास ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर और 1 केजी। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे मिलियन वर्ड आने का क्या कारण है हम आपको पूरा बताएंगे। यहाँ पे पहले आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई बोलता है कि 1 पीपीएम का मतलब कितना है, 1 पीपीएम 1 पीपीएम हम किसे बोलेंगे, तो 1 पीपीएम होने के लिए सॉल्यूट का मास कितना होना पड़ेगा, तो सॉल्यूट का मास होना पड़ेगा 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम होना पड़ेगा। और सॉल्यूशन का मास कितना होना पड़ेगा, तो 1 लीटर या फिर 1 केजी। 1 लीटर या फिर 1 केजी। मतलब हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को 1 पीपीएम कब बोलेंगे, 1 पीपीएम तब बोलेंगे जब उसमें 1 मिलीग्राम, हम एक फिगर दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, एक फिगर दे रहे हैं, हम 1 पीपीएम तब बोलेंगे जब उसमें 1 मिलीग्राम का सॉल्यूट जो एकदम ट्रेस अमाउंट में मौजूद है, कितना लीटर या फिर कितना केजी ऑफ सॉल्यूशन पे, तो 1 लीटर और 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन पे। अब फिगर पे देख पाए पूरे अच्छे तरीके से कि उतना उस सॉल्यूशन में अगर देख रहे हैं तो पूरा आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट एकदम छोटा सा ट्रेस अमाउंट में मिलीग्राम में है। तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम का यूज करते हैं। यहाँ पे मिलियन मिलियन पार्ट्स पर मिलियन क्यों कहा गया, एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप अगर इसको देखिएगा पीपीएम का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 1 केजी। एक काम करते हैं, अगर हमको 1 पीपीएम, अभी बताए कि अगर हम इसको 1 पीपीएम बोलेंगे तो इस 1 पीपीएम को पढ़ेंगे कैसे, हम तो पढ़ेंगे 1 पार्ट पर मिलियन। कैसे पढ़ेंगे, 1 पीपीएम का मतलब क्या है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हर एक मिलियन पे कितना पार्ट्स है सॉल्यूशन का, 1 पार्ट्स है। क्लियर हुआ। तो 1 पीपीएम का मतलब अभी बताए थे, इसको पढ़ने का तरीका तो आप जान गए। अब इसको बताए क्या थे कि 1 पीपीएम का मतलब होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए, तो 1 मिलीग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, तो 1 केजी। सबको पता है मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 टू दी पावर -3 लिखना पड़ेगा। मिलीग्राम को ग्राम में लिखने का तरीका यही होता है 10 टू दी पावर -3, और केजी को ग्राम में लिखने का तरीका क्या होता है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर +3 ग्राम। केजी को चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीग्राम से ग्राम करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। -3 का मतलब क्या, ये नीचे आएगा तो प्लस होगा, यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा।
ग्राम और ग्राम चल गया, ऊपर बचेगा 1, ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस, तो 1 इंटू 10⁻³ और ये नीचे आएगा तो फिर 3, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से मिल रहा 1/1 से इंटू करेंगे 10⁻6 और इस 10⁻6 को हम क्या बोलेंगे, 10⁻6 में यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका है 60, इसी को तो मिलियन बोलते हैं, 10 लाख, यही तो मिलियन है आपका। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 पार्ट्स, देखिए 1 पार्ट्स कितना पे, तो हर 1 मिलियन पे, उसको हम बोलते हैं 1 ppm। क्लियर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं 1 ppm। तो यहाँ पे देखिए मेरा अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 1 इंटू 10⁻6, ये आ रहा है, इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू आएगा तो अगर 1 को काट देंगे तो कितना आएगा 0.00005 बार लगेगा फिर 1 आएगा, ये वैल्यू होगा पार्ट्स पर मिलियन का। तो उतना हम कैलकुलेशन को गंदा ना करते हुए हम सीधा क्या बोलते हैं इसको 1 ppm बोलते हैं। 1 ppm का मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन। कब होगा, जब 1 मिलीग्राम का सॉल्यूट डिसॉल्व होगा आपका कितना पे, 1 लीटर या फिर 1 केजी पे। सिंपल था। एक फॉर्मूला और होता है जिसको आपने और देखा होगा कि कहीं कहीं पे ppm का फॉर्मूला ऐसा लिख देता है, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है कि ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। यहाँ पे 10⁻6 देने का क्या कारण है आपको पता चल गया होगा कि मिलियन पे बात हो रहा है, हम पार्ट्स देख रहे हैं कितना पे, मिलियन पे देख रहे हैं। अगर हम इसको इंटू नहीं करेंगे तो नीचे में आपका क्या आएगा 10⁻6 आएगा, जैसे अभी हम लोग निकाले थे 1 ppm, तो 1 ppm का मतलब था 1/10⁻6 अभी निकाले थे। तो इसको 1 ppm बोलेंगे तो इसको अगर मेरे को चेंज करना हो तो ऐसे करेंगे, 10⁻6 कट जाएगा, बचेगा 1 और इसको बोलेंगे ये कितना है 1 ppm है। तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो इसलिए यहाँ पे 10⁻6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ पे 10⁻6 देने का रीजन वही है क्योंकि इसका ppm का मतलब होता है मास, मिलीग्राम में होगा सॉल्यूट, यहाँ पे केजी में होगा, नीचे में 10⁻6 आएगा, तो कैलकुलेशन आपका पॉइंट में आएगा, ना आए बोल करके हम यहाँ पे 10⁻6 लगा देते हैं ताकि हम उसको अच्छे से कैसे बोल पाएंगे 1 ppm 2 ppm 3 ppm, नहीं तो फिर 1 ppm का मतलब कितना होगा 0 पॉइंट के बाद 5 0 फिर 1, 2 ppm का मतलब कितना होगा 0.50 के बाद 2। तो कैलकुलेशन अच्छा हो, आपको उतना पॉइंट में ना लिखना पड़े, इसलिए हम 10⁻6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी सही है, ये वाला भी फॉर्मूला सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद आपको ppm समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत अभी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं चलिए आपका नॉर्मालिटी, लेकिन नॉर्मालिटी अगर समझना है, क्योंकि नॉर्मालिटी का फॉर्मूला जो होगा वो बोर्ड में दिखाएंगे तब समझ में आएगा। नॉर्मालिटी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मालिटी जो है वो मोलारिटी के जैसा ही है, कुछ चेंजेस है उसमें और उसी चेंजेस को आपको समझना है। बोर्ड देखिए, आप आपने मोलारिटी पहले पढ़ा था। मोलारिटी जो होता है उसको डिनोट हम m से करते हैं और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में नीचे में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार नॉर्मालिटी को देखिए, आप नॉर्मालिटी को डिनोट करेंगे n से, फॉर्मूला होगा ऊपर में मोल्स नहीं, ऊपर में इस बार होगा आपका नया टर्म ग्राम इक्विवेलेंट, किसका सॉल्यूट का, और नीचे में वही सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है, नॉर्मालिटी निकालने के लिए आपको आना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट को, और ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके जगह पे है, अगर आप मोलारिटी को देखिएगा तो मोल के जगह पे है। इसका मतलब यहाँ पे मोल और जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो एक दूसरे का मिलता जुलता टर्म ही है, मतलब दोनों एक प्रकार का काम आपको करके देगा। तो यहाँ पे चलिए एक डिटेल में समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट आपको क्या करके देगा। जैसे मोल से आप पार्टिकल्स का नंबर पता कर लेते हैं, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट से क्या पता करते हैं, हम क्या चीज देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के बाद, तो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले निकालना सीखते हैं चलिए कि हम ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सॉलिड का कैसे निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास। उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल कैसे निकालते थे, गिवन मास बाय मोलर मास। उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास नहीं, यहाँ पे होगा इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं हम बताएंगे, बस आपको अभी पहले निकालना हम सिखा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पे आप गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास करते हैं, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, तो इक्विवेलेंट मास EMS हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास बाय x। अब आप नया नया चीज सीख रहे हैं तो नोट्स करिएगा ये सब।
कि आपको नॉर्मालिटी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है उसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इस इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका होता है मोलर मास बाय एक्स, जहां पे एक्स को हम क्या बोलते हैं, तो एक्स को हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम इसको बोलते हैं। किस प्रकार से हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर वैल्यू ऑफ x, इसका अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो अलग अलग सब्सटेंस का नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एसिड है, आप एसिड का निकाल रहे हैं, एसिड, तो एसिड के लिए x का वैल्यू, एसिड के लिए x का वैल्यू होता है कि वो कितना H प्लस डोनेट कर रहा है, कितना H प्लस डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट, वो जितना H प्लस डोनेट करेगा वही x का वैल्यू होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास HCl है, तो HCl कितना H प्लस देगा, 1 मोल पे, देखना 1 मोल पे होता है, तो 1 मोल पे HCl कितना देगा, तो एक ही देगा, 1 मोल H प्लस देगा। तो यहाँ पे वैसा होता है, तो जहां पे 1 देगा वहां पे x का वैल्यू 1 होगा। अगर कोई 2 दे रहा है जैसे H2SO4, H2SO4 कितना H प्लस देता है, तो 2 देता है, 2H दिख रहा है, H2 2 देगा तो वो आपका कहलाएगा, यहाँ पे आपका x का वैल्यू उसके लिए 2 होगा। फिर अगर आप बेस को देखते हैं, बेस को, तो बेस के लिए x का वैल्यू, बेस के लिए x का वैल्यू क्या होगा, OH माइनस कितना डोनेट कर रहा है, कितना OH माइनस डोनेट हो रहा है वही x का वैल्यू होगा। एग्जांपल लेंगे जहां समझ में आएगा। अगर कोई सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब आपका जैसे NaCl हो गया, तो आप देखिएगा कि केटाइन पे कितना चार्ज है, NaCl, जैसे NaCl बोलेंगे तो NaCl यहाँ पे कितना है, +1, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 ही होगा। तो सॉल्ट के लिए हम क्या देखते हैं, सॉल्ट के लिए हम देखते हैं चार्ज ऑन केटाइन, इस टाइप से हम देखते हैं। क्लियर हुआ। तो ये x निकालने का तरीका। मोलर मास तो आप निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, चलिए कि हम H2SO4 के लिए निकालना चाह रहे हैं, H2SO4 का क्या निकालना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे चलिए हम निकालना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं, किसका, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 मोलर। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना होगा, मोलर मास। तो हाइड्रोजन का 1 और 2 में 2, सल्फर का होता है 32, 32 2 में 34, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 4 में, तो लिखे देते हैं 1 × 2 प्लस 32 × 16 × 4 डिवाइडेड बाई क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का x लेना होगा। x इस बार H2SO4 क्या है, तो आप बोलिएगा एसिड है, और ये H2SO4 कितना डोनेट करेगा, तो 2 करेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 होगा। क्लियर। यहाँ से आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा 98, और इसको डिवाइड करिएगा तो आंसर आएगा 49 ग्राम। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, 49 ग्राम है। ये निकल गया इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे, और जितना ग्राम आप मिलाए हैं, अगर आप मिलाए हैं मान लीजिए 20 ग्राम मिलाए हैं, तो ऊपर में कितना होगा 20, नीचे में 49। इस टाइप से आपको निकालना होगा ग्राम इक्विवेलेंट। और एक बार ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो नॉर्मालिटी तो आराम से निकल जाएगा। नॉर्मालिटी का मतलब क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या आपको, चलिए निकालना आपको आ गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या किसी को यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को हमने यूज क्यों किया और हमने नॉर्मालिटी को क्यों यूज किया, तो चलिए अब उसको सीखते हैं। तो समझने के लिए कुछ बातें पहले आप यहाँ पे देखिए। अगर कोई एसिड 1 मोल है, 1 मोल HCl, जैसे एग्जांपल के लिए 1 मोल HCl, तो 1 मोल HCl है आपका, तो 1 मोल HCl क्या देता है आपको, एक देता है H प्लस और एक देता है Cl माइनस। तो अभी Cl माइनस पे हम बात नहीं कर रहे, HCl हम बात करेंगे H प्लस पे। तो ये H प्लस देगा, तो कितना H प्लस देगा, अगर 1 मोल HCl लिए हैं तो ये 1 मोल H प्लस दे देगा, एक तो H एक तो Cl, 1 मोल टूट जाएगा। चलिए अब अगर कोई 1 मोल H प्लस देता है तो हम उसको बोलते हैं, वो कैसा एसिड है, उसको हम बोलते हैं कि वो 1 इक्विवेलेंट एसिड है। वो कैसा एसिड है, ये आपका 1 इक्विवेलेंट एसिड कहलाएगा। HCl इज ए 1 इक्विवेलेंट एसिड। 1 इक्विवेलेंट एसिड का मतलब होता है कि वो 1 मोल पे एक मोल H प्लस देगा। 1 मोल HCl अगर हम लेंगे, 1 मोल HCl का मतलब कितना ग्राम, H1 और Cl आपका 36 ग्राम, मोलर मास ना, 1 मोल में हम मोलर मास देखते हैं। तो 1 मोल HCl मतलब 36 ग्राम HCl से हमें कितना मिलेगा, तो 1 मोल H प्लस मिलेगा। मतलब हम उसी को एक अलग नाम से बोलेंगे अब से 1 इक्विवेलेंट एसिड, कि वो 1 इक्विवेलेंट एसिड है, मतलब 1 मोल HCl देगा। लेकिन अगर हम 1 मोल H2SO4 ले लेते हैं, 1 मोल H2SO4, अब ये 1 मोल H2, 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 का मतलब ये 98 ग्राम है।
लेकिन 1 मोल H2SO4 अब देख पाइए कितना H प्लस देता है, ये 2 मोल देता है, 2H प्लस। मतलब अगर हम 1 मोल H2SO4 लेंगे तो वो पानी में टूटने के बाद H प्लस कितना देगा, 2 मोल्स का देगा। तो 2 मोल्स देगा, मतलब हम बोलेंगे कि H2SO4 कैसा एसिड है, तो 2 इक्विवेलेंट एसिड है, 2 इक्विवेलेंट एसिड है। सबसे पहले बताइए इस इक्विवेलेंट वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट एसिड है मतलब वो 1 मोल से 1 मोल H प्लस देगा। 2 इक्विवेलेंट एसिड का मतलब क्या है कि वो 2 मोल्स ऑफ H प्लस देगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट वर्ड को हम मोल्स ऑफ H प्लस डोनेशन या फिर OH माइनस डोनेशन के लिए भी हम लोग करते हैं, दोनों के लिए कि कितना H प्लस डोनेट हो रहा है और कितना OH माइनस डोनेट हो रहा है, उसके लिए हम इक्विवेलेंट वर्ड का यूज करते हैं। अगर 1 मोल डोनेट होगा तो 1 इक्विवेलेंट, 2 मोल डोनेट होगा तो 2 इक्विवेलेंट। पहला बात ये क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे अगर आते हैं और थोड़ा देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके आपको यहाँ पे अमोनिया देगा। अमोनिया सबको पता है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हमसे ये पूछ लेते हैं, हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि बताइए कि कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से मिला हुआ है, कितना मोल, तो क्या यहाँ पे आप देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 मोल, तो 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन से मिला है और 1 मोल अमोनिया दिया है, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? तो ऐसा बोलेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा, क्योंकि हमको अगर ये बताना है कि कितना मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना होगा। बिना बैलेंस किए हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितना मोल कितने मोल से रिएक्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगेगा, 2 3 में हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 लगेगा। अब ये बैलेंस है। अब हम बता सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और 2 मोल अमोनिया बनाया। मतलब यहाँ पे मोल जो है, ये मोल को लेकर के अगर हम ये करना चाहते हैं कि कितना मोल कितने से रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे हमको पहले बैलेंस करना होगा। मतलब मोल जो है वो उसका कॉन्सेप्ट कहीं पे लैक हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो ये नहीं बता पा रहा, बिना बैलेंस किए हम ये नहीं बता पा रहे कि कितना मोल कितने से रिएक्ट है। लेकिन अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट को यूज करिएगा मोल के जगह पे, अगर यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट का यूज कर लीजिएगा मोल के जगह पे, आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया है, तो आप इजीली कैसे बता सकते हैं, पता है? आप बता सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन रिएक्ट किया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से। ऐसा आप बोल सकते हैं किसी के लिए भी, कोई भी रिएक्शन है इस दुनिया में, कोई भी रिएक्शन है, A प्लस बी हो रहा है और कुछ बन रहा है, आपको पूछा गया A कितना B से किया, आप आराम से बोल दो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज रिएक्टेड विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। मतलब A के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ B का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा। फिक्स हो गया, आपको मोल पे झंझट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे जान जाएंगे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट A कितना से रिएक्ट किया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट B से। अब इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तो वो आपको यहाँ पे आप थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे क्लियर करवाते हैं। हम मोल थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहा था, बिना बैलेंस किए नहीं बता पा रहा था। अब बिना बैलेंस किए कुछ नहीं करना है, सीधा इतना बोलना है कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट A 1 ग्राम इक्विवेलेंट B के साथ मिलेगा और कुछ बनाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए अब थोड़ा बोर्ड और तो यहाँ पे लिए हम एक एग्जांपल, जिसमें ये मेरा बेस है, इसको मेरे को न्यूट्रल करना है एक एसिड H2SO4 के साथ। अब यहाँ पे मेरे को वो बोलेगा कि बताइए कितना मोल NaOH कितना मोल H2SO4 से रिएक्ट किया, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हम यहाँ बैलेंस करेंगे तो आप देखिएगा कि Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। और यहाँ पे आपका फिर देखिए O कितना हो गया, तो 2 और यहाँ पे 4 6, तो यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे 2 करने के लिए 2। अब बैलेंस हो गया शायद, H 2 ठो यहाँ पे 2 4, हाँ अब बैलेंस हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि NaOH 2 मोल है और H2SO4 आपका 1 मोल है और रिएक्ट करके आपको ये बनाया है और ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते तो यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते, तो बिना बैलेंस के भी आप बोल सकते हैं। डायरेक्टली आप ये बोलिए कि 1 इक्विवेलेंट NaOH 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट H2SO4। चलिए थोड़ा समझते हैं कि क्यों हम ऐसा बोलेंगे। अभी बताएं NaOH जो है वो OH कितना देगा, तो 1 मोल OH देगा। 1 मोल का मतलब क्या बताए थे, यहाँ देखिए इसको बोलेंगे, अगर कोई बेस देगा तो हम उसको बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट बेस और एसिड देगा तो 1 इक्विवेलेंट एसिड। तो यहाँ पे 1 मोल का मतलब ये कितना इक्विवेलेंट है, तो हम बोलेंगे इसको 1 इक्विवेलेंट
क्या बोलेंगे हम इसको, 1 इक्विवेलेंट। और ये जो H2SO4 है ये कितना इक्विवेलेंट का है, 2 इक्विवेलेंट का है। ये 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 मोल का देता है ये, लेकिन हमको चाहिए कितना, 1 चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे कि ये 1 इक्विवेलेंट है, मतलब ये 1 मोल देगा। और H2SO4 देता है 2 मोल, लेकिन हमको 1 मोल के लिए 2 मोल नहीं चाहिए, 1 मोल ही चाहिए। तो 1 मोल करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे बचेगा 1H प्लस, और इस 1H प्लस का मतलब है कि हमको कितना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पे 1OH है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको चाहिए 1H प्लस। लेकिन ये जो H2SO4 है ये देता है 2H प्लस, मतलब 2 मोल्स ऑफ H प्लस देता है। तो यहां से 1 करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होगा 2 से। तो 2 यहाँ का डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब ये 1 मोल से रिएक्ट करेगा और आपको रिएक्शन न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा, आपका रिएक्शन बन जाएगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलिए ये 1 मोल H प्लस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 इक्विवेलेंट। तो सही बोल रहे थे ना आप, मोल को लाके झंझट करने से अच्छा है हम ऐसे डायरेक्टली बोले कि 1 इक्विवेलेंट आपका रिएक्शन होता है 1 इक्विवेलेंट के साथ। मोल बोलने जाएंगे तो मोल में ये 2 मोल होगा और ये 1 मोल होगा। आपको 2 मोल NaOH लेना होगा, इसको 1 मोल लेना होगा, तब होगा। और अगर आपको मोल नहीं जानना है, डायरेक्ट आप बोलिए 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा 1 इक्विवेलेंट के साथ। कोई भी हो चाहे ऐसा, हमेशा रिएक्शन में ऐसा ही होता है। 1 इक्विवेलेंट का रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट से होता है, 2 इक्विवेलेंट का रिएक्शन 2 इक्विवेलेंट से होता है, 3 इक्विवेलेंट का रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट से होता है। बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। 1 मोल का हमेशा रिएक्शन 1 मोल से ही होगा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 इक्विवेलेंट का रिएक्शन हमेशा 1 इक्विवेलेंट से होगा, ये बहुत ही जरूरी है। क्या समझ में आया आपको चीजें? अब ये 1 इक्विवेलेंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, 1 मोल का मतलब 1 इक्विवेलेंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? तो अभी कुछ देर पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया थे ना हम, कि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू बाय गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, चलिए हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं NaOH का। हम इसको क्यों 1 इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, 1 मोल दे रहा है तो 1 इक्विवेलेंट क्या क्यों बोल रहे हैं इसको? देखिए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, गिवन मास। तो हम मान रहे हैं कि NaOH कितना है, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम, तो मोलर मास के बराबर। बोलिए 1 मोल में कितना ग्राम होगा, तो ये हो गया 23, ये 16 और ये 40 हो जाएगा, 16 और 1 40। मतलब 1 मोल का मतलब है कि NaOH हमने कितना लिया है, तो गिवन मास हमने 40 लिया है। क्लियर हो गया? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास बाय x। तो मोलर मास कितना है, आप बोलिएगा 40 है, x कितना है 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो 1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40, नीचे में ऊपर में भी होगा 40, काटेंगे तो आंसर 1, तो आया ना 1 इक्विवेलेंट। इसलिए बोल रहे हैं कोई अगर 1 मोल देगा तो आप उसको डायरेक्टली क्या बोल लीजिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल लीजिए। क्लियर हुआ? इस टाइप से आपको करना होता है ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर। और नॉर्मलिटी क्यों निकालते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन का बात करिएगा कि यहाँ पे आपका NaOH है, अब इसको आपको न्यूट्रल करना है, तो कितना कंसंट्रेशन का आप लाइएगा, तो उस समय आप मोलालिटी काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा चीज किसके ऊपर दिया गया है, डिफाइन किया गया है मोल के ऊपर। उस समय आपको लेना क्या पड़ेगा, नॉर्मलिटी लेना पड़ेगा, जो ग्राम इक्विवेलेंट पे है। 1 इक्विवेलेंट 1 से आपका रिएक्शन करेगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आया, कुछ और आपका दिक्कत हो गया, माइंड में और ज्यादा कंफ्यूजन आ गया, तो भी कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए और अच्छा से एग्जाम्पल लाएंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो। और अगर समझ में आएगा तो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से ये आपको बना के दिए और समझाने का प्रयास किए कि एक्चुअल में नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ये सब क्या है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।